हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी है वो कैसे, उसके कॉजेस क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या है एंड उसको मेजर कैसे किया गया एम्पिरिकल स्टडीज़ के थ्रू एंड डेवलपिंग नेशंस में वो डेवलपमेंट को हैम्पर करता है कि नहीं, वो हमने देखा था। नेक्स्ट उसी के बेसिस पे जो डेवलपिंग नेशंस है वो क्या करते थे कि एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट साइन करते थे, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बट इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट होता क्या है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। द स्टेबलाइजेशन, स्टेबल नहीं है, हमने क्या बोला था, इनस्टेबिलिटी। एक्सपोर्ट इनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो थे वो अनस्टेबल थे एंड दूसरी चीज वो इनइलास्टिक थे, तो स्टीपर कर्व थे। तो इस वजह से स्टेबल नहीं था, जो एक्सपोर्ट था वो स्टेबल नहीं था डेवलपिंग नेशन के लिए। The stabilization of export prices for individual producer in developing nations could be achieved by purely domestic scheme such as marketing boards set up after World War II। तो वो क्या कह रहे हैं कि उस प्राइसेस को, जो प्राइसेस अनस्टेबल थे, उन प्राइसेस को अगर स्टेबल करना है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स जो भी डेवलपिंग नेशन में है, वो प्योरली एक डोमेस्टिक स्कीम से भी किया जा सकता है। डोमेस्टिक स्कीम कौन सा? मार्केटिंग बोर्ड्स सेटअप करके, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। अब मार्केटिंग बोर्ड्स होते क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं? These operated by purchasing the output of domestic producer at a stable price set by the board, which would then export the commodity at fluctuating world prices। तो ये जो मार्केट बोर्ड्स होते हैं, मार्केटिंग बोर्ड, वो क्या करेंगे? स्टेबल प्राइस पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनसे वो स्टेबल प्राइसेस पे चीज़ें खरीदेंगे और फिर एक्सपोर्ट वो करेंगे जो वर्ल्ड में फ्लक्चुएटिंग प्राइस हो रहा है, वो उस प्राइसेस पे खुद ही एक्सपोर्ट करेंगे। इन गुड ईयर्स ऑब्वियसली अगर अच्छे प्रोडक्टिविटी हुई तो डोमेस्टिक प्राइसेस वुड बी सेट बिलो द वर्ल्ड प्राइसेस। तो अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई, सप्लाई ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा? डोमेस्टिक प्राइसेस जो होंगे वो कम होंगे कंपेयर टू वर्ल्ड प्राइसेस। सो द बोर्ड कुड अक्यूमुलेट फंड्स, तो बोर्ड को ऑब्वियसली सरप्लस जमा हो जाएगा। कम रेट पे डोमेस्टिक प्राइस पे खरीद रहे हैं, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो उनका फंड जमा होगा। वो फिर क्या करेंगे? बैड टाइम्स में जब प्राइसेस डोमेस्टिकली ज़्यादा है और वर्ल्ड प्राइस कम है, तो वो जो डिफरेंस है वो उस टाइम पे यूज करेंगे, which it would then disperse in bad years by paying domestic producer higher than world prices। तो वो उसे यूज करके डोमेस्टिक प्राइसेस को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को वो प्राइस दे देंगे। Examples are the Cocoa Marketing Board of Ghana and Rice Marketing Board of Burma, now Myanmar। तो ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ थियोरी में है, रियलिटी में भी इसके एग्जाम्पल्स देखे गए हैं। एक कोकोआ मार्केटिंग बोर्ड ऑफ घाना में कोकोआ मार्केटिंग बोर्ड था, जो कोकोआ के रिलेटेड वो डोमेस्टिक मार्केटिंग बोर्ड उन्होंने डेवलप किया था। एंड सेकेंड राइस मार्केटिंग बोर्ड था म्यांमार में। However, only a few of these marketing boards met with some degree of success because of great difficulty in incorrectly anticipating the domestic prices that would average out world prices over time and because of corruption। तो लेकिन ऐसी चीज़ें थ्योरेटिकली तो सुनने में अच्छी लग रही है, बट रियलिटी में ऐसी चीज़ें बहुत कम थी। एंड वाई दिस इज सो? बिकॉज वो लोग एंटिसिपेट प्रॉपरली नहीं कर पाते थे प्राइस को। जो जैसे मैंने कहा, जब डोमेस्टिक प्राइस ज़्यादा है, वर्ल्ड प्राइस कम है, तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं, तो वो एंटिसिपेट करना कि वर्ल्ड प्राइस क्या होगा, वो परफेक्टली एंटिसिपेट नहीं कर पाते थे। और दूसरा कि वो वहाँ पे करप्शन के वजह से भी, कि जो सरप्लस अमाउंट मिला वो खुद के पॉकेट में रख दिया, फंड्स के थ्रू नहीं दिखाया, तो वो सारी चीज़ें क्या कर दी, इस बोर्ड का फेलियर
हो गई। जो मार्केटिंग बोर्ड एक स्ट्रैटेजी थियोरेटिकली बहुत सुनने में अच्छी लग रही थी, रियलिटी में इट कुडंट वर्क आउट। डेवलपिंग नेशंस however were most interested in international commodity agreements because they also offered the possibility of increasing their export prices and earnings. देन डेवलपिंग नेशंस ने क्या किया, इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स में आए। उनको इस कमोडिटी अग्रीमेंट में इंटरेस्ट जागा कि चलो ये ट्राई करते हैं। ये क्या था, क्योंकि उनको के इस कमोडिटी अग्रीमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट प्राइसेस और उस वजह से अर्निंग्स ज़्यादा मिलने का चांसेस लग रहा था। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट। कितने टाइप्स है इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स के? 3 टाइप्स है। वन इज बफर स्टॉक, सेकेंड इज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड थर्ड इज परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स। कितने टाइप्स है? देयर आर 3 टाइप्स, बफर स्टॉक, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स एंड परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक इन्वॉल्व्स द परचेज ऑफ कमोडिटी to be added to the stock when the commodity prices falls below an agreed minimum price, and the sale of commodity out of the stock when the commodity prices rises above the established maximum price. बफर स्टॉक क्या है कि कम रेट पे आप खरीद लो, स्टॉक में जमा करो, जब हायर प्राइसेस होगा तब उसे बेच दो। Buffer stock agreement have certain disadvantages. Obviously, some commodity can be stored only at a very high cost. मतलब ऐसी चीजें जिन्हें स्टोर करके रखने का भी कॉस्ट ज्यादा है, जैसे किसी किसी चीज को रेफ्रिजरेटर या हाई मिनी फ्रीजर्स और उन चीजों में रखने के लिए या जिस स्टोर में रखना है वहाँ का कॉस्टिंग ऑब्वियसली वो सारे हाई है, तो कॉस्टिंग ही हाई हो जाती है। थोड़े ऐसे कमोडिटीज जिनको स्टोर करने की स्टोर ऐसे जगह पर करनी है जहाँ पे एक क्या बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज हो गया, या इन सब का कॉस्ट वेरी हाई है। If the minimum price is set above the equilibrium level, the stock grows larger and larger over time. अगर minimum price जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा ज़्यादा है तो आप जमा करते रहोगे, स्टॉक जमा होता रहेगा। An example of buffer stock arrangement is the International Tin Agreement. This was set up in 1956, but after a number of years of successful operation, it collapsed in 1985. The International Natural Rubber Agreement was set up in 1979 and was terminated in 1998, while the International Cocoa Agreement was set up in 2001 and is still in operation. तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। दिस इज नॉट इन थियोरेटिकल टर्म्स कि बफर स्टॉक आप ऐसे कर सकते हो, रियलिटी में भी हुए और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप कौन सा था? एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल सीक टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय ईच नेशन इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कमोडिटी प्राइसेस। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या करता है? वो क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो उसकी कितनी क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उस क्वांटिटी को वो कंट्रोल करता है हर एक नेशन का, ताकि क्या हो, ताकि प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाए। The main advantage of an export control agreement is that it avoids the cost of maintaining stocks. एडवांटेज क्या है? क्यों ये बफर स्टॉक से अच्छा है? क्योंकि बफर स्टॉक में कॉस्ट लग रहा था, राइट। यहाँ पे कोई मेंटेनिंग कुछ जमा रखने का या स्टॉक में रखने का कुछ ऐसा कॉस्ट है नहीं। The main disadvantage is that, as with any quota system, it introduces inefficiency and requires that all major exporters of the commodity participate in the face of strong incentive for each of them to remain outside or cheat on the agreement. कोटा सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि पहली चीज इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपको लिमिट कर दिया
किया कि आप इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप उसमें एफिशिएंट हो, आप अच्छे से ज़्यादा प्रोडक्टिव होके ज़्यादा क्वांटिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको लिमिट कर दिया गया तो इनएफिशिएंसी आ गई। और दूसरी चीज़ है, चीट करने का चांसेस बहुत हाई है, राइट, क्योंकि आप अग्रीमेंट, कोटा सिस्टम के अग्रीमेंट में हो। अगर आपको पता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा हायर प्राइस रख के और ज़्यादा क्वांटिटी बेच के, तो आप चीट कर सकते हो। An example is International Sugar Agreement. This was negotiated in 1954 but has generally been unable to stabilize and raise sugar prices because of ability of developed nation to increase their own production of beet sugar. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप वो रीड कर सकते हो। Our motto is just to understand कि वो क्या है, एग्जाम्पल्स तो आप भी रीड कर सकते हो। थर्ड टाइप कौन सा था? थर्ड टाइप था परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स। अब परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग टर्म मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स दैट स्टिपुलेट अ मिनिमम प्राइस एट विच इंपोर्टिंग नेशन, यानी जो डेवलप्ड नेशन है, जो भी इंपोर्ट कर रहा है, importing nation agree to purchase a specified quantity of the commodity and the maximum price at which exporting nations agree to sell specified amount of commodity. Purchase contract क्या होता है? एक long term multilateral agreement है। वो क्या करते हैं कि importing nation बताएगा कि मेरा purchasing क्वांटिटी इतना है, मुझे 100 यूनिट्स चाहिए और इतने में मैं परचेज करूंगा। वेराज एक्सपोर्टर क्या करेगा? अपना मैक्सिमम प्राइस जिसमें वो एक्सपोर्ट कर सकता है, स्पेसिफाइड अमाउंट वो बताएगा। परचेज कॉन्ट्रैक्ट does avoid the disadvantages of buffer stock and export control but result in two price system for the commodity. परचेज स्टॉक, बफर स्टॉक का भी जो कॉस्टिंग था वो अवॉइड कर दिया, एक्सपोर्ट कंट्रोल कर देना, इनएफिशिएंसीज करना, उसको भी उसने निकाल दिया। लेकिन टू प्राइस सिस्टम आ गया, एक बायर्स प्राइस, एक सेलर्स प्राइस, यानी एक इंपोर्टर का प्राइस और एक एक्सपोर्टर का प्राइस आ गया। अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, यू कैन रीड इट। International commodity agreement mentioned earlier are the only ones of any significance to have operational at one time or another since World War II. एक टाइम पे एक ही commodity agreement operational था। However, as already noted, with the exception of International Coffee Agreement, they either failed or have had very limited success in stabilizing and increasing the export prices and earnings of developing nation. Except International Coffee Agreement, बाकी सारे या तो फेलियर हो गए या तो फिर वो स्टेबलाइज नहीं कर पाए प्राइसेस को। One reason for this is very high cost of operating them and general lack of support by developed nations, since they would have to shoulder most of the burden of setting up and running these international agreements. एक रीजन कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग। आप बोल दो थ्योरेटिकली कि हाँ ये आप इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट लाओ, लेकिन उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है, सारे बैक स्टेज पे बहुत सारे और काम होते हैं, तो वो कर नहीं पाए। और दूसरा उसका कॉस्ट बहुत हाई था। और दूसरा जो डेवलप नेशन है जिन पे ज़्यादा प्रेशर आता है, ज़्यादा बर्डन होता है इस चीज़ को वर्क करने का या इनिशिएट करने का, वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाए। To be noted is that in the evaluation of international commodity agreement, it is important to determine whether prices or earnings are to be stabilized and whether instability results from shift in the demand curve or in supply curve. तो इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट को अच्छे से इवेल्युएट करना इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको जानना इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस एंड जो अर्निंग्स है वो कैसे स्टेबलाइज करें। उसके लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। A modest compensatory financing scheme was set up in 1969 by International Monetary Fund for developing nation whose export earning in any one year fell below the previous 5-year moving average. तो एक मॉडेस्ट कॉम्पेंसेटरी फाइनेंसिंग स्कीम सेटअप किया गया था 1969 में। किसने किया? IMF ने किया, जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स को
एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे. A similar scheme to stabilize export earning was set up in 1975 with a $400 million fund by European Union for the 57 LOM Convention countries in Africa, the Caribbean and the Pacific. However, these were very modest programs and fell far short of what developing nation demanded. Nevertheless, compensatory financing scheme could provide many of the benefits and avoid most of the problems associated with international commodity agreement. So we saw कि और भी प्रोग्राम्स लाए गए ताकि वो एक्सपोर्ट अर्निंग्स को स्टेबलाइज कर सके, बट वो जो एक्चुअली डेवलपिंग नेशंस को चाहिए था वो नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये हमने इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट समझ लिया है. कॉजेज इफेक्ट सारे हमने देखे थे. एक्सपोर्ट इनस्टेबल क्यों होता है, क्या वो एक्सपोर्ट इंस्टेबिलिटी डेवलपमेंट को हैम्पर करता है डेवलपिंग नेशन के, वो हमने देखा. इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं, तीनों टाइप्स हमने समझ लिए हैं. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग perfectly, do like the videos. If you are new to the channel, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए and share it with your friends and classmates. If you have any doubts or you want to give any feedback, you can just comment on the video and keep watching the journey of understanding economics. Thank you.